योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं तो उत्तर प्रदेश से सीएम बने तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमने मुकदमे किए, हमने इनके खिलाफ लगातार बोला है, हमने इनको कोर्टों में लेके गए। हमारे साथी परवेज परवाज और उनका कहते हैं जिन्होंने मुकदमा किया था वो आज आजीवन की कारावास की सजा काट रहे हैं। असद हयात साहब जिंदगी और मौत से फरीदाबाद की जेल में जूझ रहे हैं। शायद पॉलिटिकल पार्टियों ने साथ दिया होता तो वो योगी आदित्यनाथ आज जेल में होते। जिस तरीके से भारत में जो मेन प्रॉब्लम है मनुवाद और ब्राह्मणवाद और उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है मुसलमान पर, और ये बार बार किया जाता है। अगर हम इस डिस्कोर्स को ले जाएं कि ये जातिगत जनगणना हो जिसकी जितनी माने हिस्सेदारी हो उसकी भागीदारी हो तो शायद ये मजबूती से सवाल हो सके, और इसका जो सांप्रदायिकरण कर दिया जाता है हर राजनीति का जो एनआरसी एनपीआर से शायद वो ना हो। लेकिन जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इवन जो यूपी में भी रही हैं या फिर बिहार में भी रही हैं, जिनके पॉलिटिकल एजेंडे में भी अब ये बात आ रही है, उन्होंने उस समय हमारा साथ नहीं दिया। सत श्री अकाल साथियों, मैं इस वक्त आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं राजीव यादव। राजीव यादव रिहाई मंच, एक पिछले 15 सालों से आपके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक आंदोलनकारी परिवेश से आप आते हैं, फिर इस राजनीतिक परिवेश में आने की वजह क्या है? देखिए, जो हमारी लड़ाई थी जो है, और हम लोग शुरुआत से ही इस बात को रखते थे कि हम मास मूवमेंट के रूप में मानवाधिकार के, लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल को हम उठाएंगे। और जब हमने इस सवाल को उठाना शुरू किया और ख़ास तौर पे जब तारिक काज़मी खालिद मुजाहिद के गिरफ्तारी के का विरोध करते हुए सवाल उठाया, उस समय भी मास मूवमेंट में ही हम लोगों ने इसको देखा। और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद एक बड़ा मास मूवमेंट हुआ और आज भारत आंदोलनों का देश बन गया है। चाहे 2 अप्रैल 2018 की घटना हो जिसमें भारत बंद हुआ SC/ST एक्ट के सवाल पर, और दूसरा कि नागरिकता आंदोलन CNRC के खिलाफ, उसमें भी 19 और 20 दिसंबर को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो विरोध हुआ और शाहीन बाग से जो लहर खड़ी हुई और देश भर में 250 से अधिक शाहीन बाग बने, उसमें भी बड़े आंदोलन बने। और आज किसान आंदोलन, तो और किसान आंदोलन जिस तरह 1 साल से अधिक समय तक चला, और उसने भारत को तय कर दिया है कि भारत में फांसीवाद को अगर जड़ से कोई उखाड़ पाएगा तो आंदोलन उखाड़ पाएगा, और आंदोलनों की जो ताकत है वही उखाड़ पाएगी। और हम चुनाव नहीं बल्कि हम आंदोलन को ही चुनाव में तब्दील कर देना चाहते हैं। इसीलिए मेरे एजेंडे जो हैं, अगर एजेंडों पे हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे जो अमूमन हमारे आंदोलन के एजेंडे हैं वही हमारे चुनाव के एजेंडे हैं। अमूमन ये सवाल हमसे लगातार लोग पूछते हैं, ये तो सवाल आंदोलन का है तो चुनाव में इस पे बात ही नहीं होती, या चुनाव में इस पे क्यों बात कर रहे हो। हमारे कहते हैं कि जिन सवालों पे हम 4.5 साल से दमन उत्पीड़न झेलते रहे हैं, हमारे निजी जीवन के जो सवाल हैं या हमारे सार्वजनिक जो सवाल है, तो पॉलिटिक्स के जो एजेंडे वो बने, न कि जाति धर्म या फिर ये समुदाय यहाँ पर इतना, ये समुदाय यहाँ पर इतना, इसलिए किसी की जीत हो, बल्कि आंदोलनों की जीत हो। और हम इस चुनाव को आंदोलन में तब्दील कर देना चाहते हैं। हमारे एजेंडों पे अगर बात होगी तो हम इस लिहाज से कि जो उत्तर प्रदेश में जो आंदोलनों का जो दमन हुआ है और जो ब्लैक लॉज बनाए गए हैं, उनको हम किस तरह से हम इस एजेंडे में, पोलिटिकल एजेंडे में लाएं। और एक सीट हो सकती है निजामाबाद, लेकिन हम इस एक सीट से उत्तर प्रदेश के आंदोलन का एजेंडा निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बार बार आंदोलन का जिक्र किया, वो आंदोलन आप करते रहे हैं, आंदोलन देखा है। पिछले 5 सालों में तो नहीं, पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में इस देश ने बड़े आंदोलन देखे हैं। हाल ही में अभी किसान आंदोलन जो है इस आश्वासन पे ख़त्म हुआ कि आपकी बातें मान ली जाएंगी। आप जब इस निज़ामाबाद क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं और आपको लोग जानते हैं कि आपने आंदोलन किए हैं, आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस समाज से आपको कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मोदी जी ने जो है जो किसान आंदोलन में आंदोलनकारी को जो आंदोलन जीवी कहा, वो बात जो है आज गांव-गांव तक पहुंच गई है। जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि आप किस पार्टी से हैं, तो मैं बोलता हूं मैं तो आंदोलनों का प्रत्याशी हूं। लोग बोलते हैं किसान आंदोलन, लोग बोलते हैं दलित आंदोलन, लोग बोलते हैं कि NRC के खिलाफ जो आंदोलन चला था। मतलब कि आंदोलनों की आज धमक जो है आम जनता तक पहुँच गई है, और लोगों को ये भरोसा है जब अपनी बात को रखते हैं। अगर हम सिर्फ सुरक्षा के सवाल को नहीं, जब इस बात को रखते हैं कि आपका 35 रुपए किलो जो आपकी सरसों थी वो अडानी अंबानी की गोदाम में पहुंचते हुए 80 रुपए किलो हो गई, क्या इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी? तो लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ लड़ी जाएगी।
और जब किसान आंदोलन की जीत हुई और जिस तरह से मोदी ने माफ़ी मांगी, उसने आंदोलनकारियों को बड़े पैमाने पर उनकी जो एक्सेप्टेंस थी उसको बढ़ाया है। और आज मैं इस विधानसभा में जो मजबूती से आंदोलन कर रहा, चुनाव लड़ रहा हूँ, उसमें भी ये साफ साफ दिख रहा है कि जो भी हमको साथ सहयोग मिल रहा है वो उसमें इस तरह से किसान आंदोलन में, जिस तरह से एनआरसी सीए विरोधी आंदोलन में हम लोगों को सहयोग मिला, वो साथ सहयोग यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, चाहे वॉलंटियर के रूप में, चाहे संसाधनों के रूप में, और चाहे गांव-गांव तक हमको ले जाने के रूप में। आज हमारे सोशल मीडिया पे तमाम लोग इनबॉक्स व्हाट्सएप पे करते रहते हैं कि आप इस गांव आइए, आप इस गांव आइए, क्योंकि मेरी जो आंदोलन की छवि है और लोग मुझसे बात भी करना चाहते हैं, तमाम जगहों पे बात करते हैं कि इस आंदोलन में कैसे हुआ, उस आंदोलन कैसे हुआ। मैं आधी तो जो बातें होती हैं जो लोगों के बीच में, हमारी आंदोलनों में ही होती हैं, कैसे इस आंदोलन में हम लोगों ने आंदोलनों को चलाया। सोशल वेलफेयर की जहाँ तक बात है, जो हालात इस देश के, हमारे मुल्क के, भारत के बने हुए हैं कि आज सोशल वेलफेयर, जैसे आप बात कर रहे हैं, एक सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तो खैर कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसको बोलना पड़ रहा है, वो अपना मुंह खोल रही है और कह रही है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये तमाम चीज़ें। ये वही परिवेश है राजीव, जिस परिवेश में आप पिछले 15 सालों से हैं। तो जब एक क्षेत्र में और एक प्रदेश में जहाँ जातियों की बात हो, दो पार्टियों की बात हो, तीसरी पार्टी भाजपा की बात हो, ऐसे में आप, न कोई झंडा आपके ऊपर है, न किसी पार्टी का झंडा है, आप बिना झंडे के हैं, आप निर्दल लड़ रहे हैं, समर्थन है, सब कुछ है, आप कहाँ खड़ा अपने आप को पाते हैं इस समाज में जहाँ पर सपा बसपा, दलित, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति बहुत है? देखिए, जो बात है कि मैं यहाँ पर आंदोलनकारियों का प्रत्याशी हूँ, कई राजनीतिक दलों ने भी मुझे यहाँ पर समर्थन दिया है और कई ने आश्वासन दिया है। जब हम इस पूरे राजनीतिक एजेंडे में, जब हम इस राजनीतिक एजेंडे में आज आए हैं, तो लगातार जो आप कह रहे हैं कि हम कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं, हाँ। तो हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, जो कई बार लोग बोलते हैं कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे जो है तो लगातार और भी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनके भी एजेंडे हैं, लेकिन हमारे एजेंडों में थोड़ा सा नीतिगत आधार पर हम उसको रखते हैं। जैसे आप सिंपल सोच लीजिए, हम पूछते हैं कि धर्मांतरण का जो कानून बना है, संविधान के जो खिलाफ है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार और उसको अपनाने की एक स्वतंत्रता है, तो क्या धर्मांतरण का कानून वापस लेने की डिमांड जो है, या बात किसी मैनिफेस्टो में है, या जिसको लव जिहाद के रूप में जाना जाता है, और उसका सब बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवाओं का उत्पीड़न किया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी से लेकर उमर गौतम जेल में है, और और मैं तो जहाँ मानता हूँ कि वो जो कानून है वो दरअसल SC ST के खिलाफ है, क्योंकि वो कानून पर कहता है कि जो गैर दलित है, अगर वो धर्मांतरण करता है तो 5 साल की सजा, 15,000 रुपये का जुर्माना, अगर दलित या आदिवासी करता है तो 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना, मतलब SC ST के लिए बना है। और दूसरी तरफ जो उसमें महिलाओं की, जो हिंदू लड़कियां हैं, उनकी जो राइट टू चॉइस का सवाल है, उसका हनन है, वो पूरा करता है। तो हम जब इस सवाल को एड्रेस करते हैं तो लोगों को ये साफ तौर पर दिखता है कि नहीं, ये संविधान के खिलाफ कुछ हुआ है। और इस एजेंडे पे सर जो कहते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्ष हैं, जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, वो कहीं न कहीं मुंह चुराती हुई नजर आती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ये उत्तर प्रदेश में UPSSF की। UPSSF जो है एक कानून है, उसके तहत किसी भी के घर में पुलिस चली जाएगी बिना वारंट के और कुछ भी कर दे, महिलाओं के साथ खास तौर पे लोग दुर्व्यवहार करते हैं, आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो क्या UPSSF जैसा कानून क्या कहते हैं, ये वापस लेने की बात क्या कोई विपक्ष की पार्टी कर रही है? या फिर रिकवरी ला, आज पटना से लेकर आज इलाहाबाद तक आंदोलनकारी छात्र हैं, लगातार 1,000 से लोगों को अधिक लोगों के खिलाफ इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या आज रिकवरी ला जो बना है, जो सिया आंदोलन के बाद बना था, जिस तरह से हर जब हमला होता है बड़े पैमाने पे मुसलमानों पे होता है, या तो आज लोगों को लगता है कि ये तो मुसलमानों के लिए बना था, लेकिन आज उस रिकवरी ला का इस्तेमाल तो इलाहाबाद में भी होगा, आजकल पटना भी कल हो सकता है। तो मामला है कि जब हम उसकी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो कानून है गलत है।
ठीक इसी तरह से यूपी कोका की बात करते हैं हम, तो यूपी कोका भी जो कानून है राष्ट्रपति क्या पड़ा है, इसका मिसयूज बड़े पैमाने पर जो है होगा जब हम उसको यूएपीए से और एनएसए से जोड़ के बताते हैं कि किस तरह से यूएपीए में आर शर्जील इमाम, उमर खालिद से लेकर भीमा कोरेगांव में गौतम लखा, सुरेंद्र गाडगिल तक हमारे इंटेलेक्चुअल जेलों में बंद हैं। लोग जानते हैं, जो लोग सोचते हैं कि लोग जेलों में बंद हैं, लोग नहीं जानते, ये व्यापक पैमाने पर लोग जानते हैं। गांव-गांव हमारी सभाओं में आप पूछिएगा, हम तो लोगों से पूछते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि उनकी रिहाई का सवाल है कि नहीं, और आंदोलनकारियों के साथ लोग उनके साथ खड़े होते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो अपने मैनिफेस्टो में लिखे यूपी कोका को वो खत्म करेगी जो है। ठीक इसी तरह से जब हम क्या कहते हैं गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनएसए, मॉब लिंचिंग, इन सवालों को करते हैं। और गैंगस्टर गुंडा एक्ट में स्थिति ये है कि 2019 का एक आंकड़ा है कि 16,000 लोगों पर गैंगस्टर, 19,000 लोगों पर गुंडा एक्ट, और उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं 8,500 लोगों का इनकाउंटर का दावा प्रदेश सरकार ने पुराना आंकड़ा उसके अनुसार किया था। 32 लोगों के पैरों में गोली और 150 से अधिक लोगों को मारा गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 54% से अधिक जो मुसलमान हैं, उसके अलावा दलित ओबीसी हैं। तो ये सवाल जो वंचित समाज है उसको एड्रेस करता है। और जब मैं खड़ा होता हूँ और इस बात को पूछता हूँ कि आजमगढ़ में 13 से अधिक इनकाउंटर जो हुए हैं, अभी कामरान के एक लड़के का इनकाउंटर हुआ था जिसके 2 दांत ऊपर टूटे थे, 2 दांत नीचे टूटे थे, आँख फूटी गई थी, यहाँ पर फोड़ा गया था। हम पूछते हैं कि क्या इस सवाल पे कोई जनप्रतिनिधि आया था आपके बीच में, या आजमगढ़ में जो सबसे बड़े पैमाने पर दलित ओबीसी का इनकाउंटर हुआ था उनके घर कोई गया था? तो ये लोगों को चुभता है। और मेरा साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आते ही उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को छोड़ दें उत्तर प्रदेश। हमने कहा कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ बताएं कब छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश, उनके हत्या, बलवा, दंगे के आरोप उनके ऊपर हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि जब क्या कहते हैं कि सीए एनआरसी आंदोलन अशफाक बिस्मिल की शहादत में हमने 19 दिसंबर को किया और एक लड़के की शहादत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, और उसके बाद 22 लड़कों को उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया, उनको जान से मार डाला। जब हम उनको इस बात को कहते हैं कि क्या उनके इंसाफ का सवाल नहीं होगा, या फिर 2 अप्रैल 2018 को जो दलित आंदोलन हुआ था उसमें 13 से अधिक नौजवानों को पूरे भारत में शहीद किया गया था, हम पूछते हैं कि ये सवाल आपका सवाल नहीं है? या फिर आजमगढ़ में, मैंने ये तो मैं बाहर की बात करूँ, लेकिन आजमगढ़ में जब हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं कि जिस तरह से वो एक दलित प्रधान और मात्र सवर्णों से इसलिए कि वो वहाँ पर सवर्णों के खिलाफ मुख्य रूप से बोलते थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये लोगों को लगता है कि नहीं ये सवाल उनके अपने हैं, और सुरक्षा का जो सवाल है वो व्यापक पैमाने पे बढ़ा है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ऊपर पहुंचा देंगे, राम नाम सत्य कर देंगे, और तो ये चीज़ें लोगों को एड्रेस किया है। और चाहे वो गोरखपुर की घटना हो जिसमें गुप्ता जी को गोली मार दी गई हो, चाहे लखनऊ में जो है एप्पल के एरिया मैनेजर को गोली मार दी गई हो, तो मतलब कि ये व्यापक पैमाने पे सवाल है और इसको लोग सुन रहे हैं। और मैं कहीं न कहीं इसमें मैं देख रहा हूँ, हमारी सभाओं में आप देख सकते हैं कि लोग इस एजेंडे पे बातचीत करते हैं। अब जब हम बात और जब हम सभा को समाप्त करते हैं तो लोग बताते हैं हमारे गांव में भी किसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा, किसके ऊपर गैंगस्टर लगा है। तो मतलब कि ये सवाल आमजन का सवाल है। राजीव, आप सत्ता से सीधा भिड़ चुके हैं, भिड़ते रहे हैं, आपने लाठियाँ भी खाई हैं, आपने उसका जख्म भी झेला है, लेकिन अब तब आप उस राजनीति वाले परिवेश में नहीं थे जब आपने अपना लैंडस्केप चेंज कर लिया है। अब आप इस क्षेत्र में हैं, अगर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की और आपकी कोशिश कामयाब हुई, आप जीत जाते हैं, आप एक विधायक बन जाते हैं, आप एक नेता बन जाते हैं, तो उस नेता बनने के साथ जैसे आप पार्टियों में देख रहे हैं, विधायकों को देख रहे हैं, जिस तरह की चुप्पी रहती है किसी भी मसले को लेकर, जैसे आपने खुद कहा कि लोगों ने नहीं सवाल उठाया, लोग नहीं पहुंचे, चाहे दलित वंचित समाज की बात हो, नेता बनने के बाद क्या ये गिरहें आप पर पड़ेंगी? हालांकि आप निर्दल हैं, लेकिन आपको सदन में खड़ा होना पड़ेगा, सवाल जवाब करना पड़ेगा। तो क्या राजीव यादव, जो कि आरोप लगा है, ट्विटर पे मैं कभी कभी देखता रहता हूँ कि आपने वो उर्वरक धरती तैयार की थी राजनीति के लिए, ये आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, अगर ये आरोप जो बात कर रहे हैं अगर इसका रहता तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता। और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों से मेरे पास ऑफर भी थे, तमाम चीज़ थे। ये तमाम आंदोलनों के दौरान हमको जो है पिछली गवर्नमेंट भी सुरक्षा दे रही थी, इस गवर्नमेंट भी सुरक्षा दे रही थी, लेकिन हमने कहा कि हमको पुलिस से ही के खिलाफ लड़ते हैं, पुलिस से ही खतरा रहा है समाज को, तो हम कहाँ से उसकी सुरक्षा लें? हम साफ तौर पे कहते हैं कि हम इस चुनाव में हम अगर
एक सामान्य तौर पर जो पॉलिटिक्स के एजेंडे होते हैं या पॉलिटिक्स के जो रीति रिवाज होते हैं, अगर उसके तहत हम चुनाव लड़ते तो शायद तमाम चीज़ें वो होती, लेकिन हम अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं, उन एजेंडों पे बात कर रहे हैं जिन एजेंडों पे पॉलिटिक्स की कोई बातचीत नहीं होती है। और पॉलिटिक्स में देखिए जो हमारी पैदाइश आंदोलनों से हुई है, चाहे वो बाटला हाउस इनकाउंटर का सवाल हो, चाहे तारिक कासमी का सवाल हो, चाहे तमाम इस तरह के सवालों की है। और हम लोग और ख़ास तौर पे जब आजमगढ़ पे उसके आतंकगढ़ बोला गया, हमारी आइडेंटिटी पे हमला था और हमको लगातार इस बीच में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से ऑफ़र रहा, लेकिन हमने कभी भी किसी ऑफ़र को नहीं लिया। और आज भी हमारा साफ तौर पे कहना है कि हम चुनाव को आंदोलन में तब्दील करने के लिए आए हैं और अपने एजेंडे पे हम चुनाव को लेके जा रहे हैं। और ये है कि आज देश और विदेश के तमाम लोग इस सीट को लेकर, इसके एजेंडे को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और हम जब सदन में जाएंगे तो इन्हीं सवालों पे बात करेंगे। हम जो ब्लैक लॉ, चाहे यूपी SSF है, चाहे लव जिहाद धर्मांतरण का कानून है, चाहे यूपी कोका है, चाहे रिकवरी लॉ है, इवन UAPA या फिर NSA पे जो सवाल है, तो इसको हम जो क्योंकि हम जाना इसलिए चाहते हैं इस सवाल को लेकर क्योंकि ये सवाल आज सदन के एजेंडे में नहीं है। आज अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो मुख्य रूप से हम इस बात को रखेंगे कि जो ब्लैक लॉज बने इसको खत्म किया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि आज इन्हीं ब्लैक लॉज का ही सवाल नहीं है, आज सवाल तो इस बात का भी है कि आज जो किसान है, जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुनने का कारण है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में संजरपुर गाँव है, जो बाटला हाउस में इनकाउंटर में जो 2 लड़के मारे गए थे वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। लोग पूछते हैं अमूमन कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने क्यों चुना। मैं इसी कहता हूँ कि जब हम ये लड़ाई शुरू किए थे तो लोग पूछते थे, लोग कहते थे कि आप तो मुसलमानों को के लिए खड़े हो रहे हैं। हम तब भी कहते थे हम मुसलमानों के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। फिर दलितों पे हुआ, OBC वाद, किसान को भी आतंकवादी कहा जा रहा है। मतलब एक दौर था 2007-8 का जो मुसलमान को आतंकवादी कहा जा रहा था, अब किसान को आतंकवादी कहा जा रहा है। और हमने लड़ करके इस बात को स्थापित किया कि मुसलमान को जो आतंकवादी कहा जाता है ये नैरेटिव झूठा है और 17 से अधिक बेगुनाह उत्तर प्रदेश में छूटे। तो निश्चित तौर पे जब हम इस बात को सदन में जाएंगे तो जो सरकारों ने इसके पहले हमको धोखा दिया है, चाहे उन्होंने कहा कि निर्दोषों को छोड़ेंगे, उसके वादे को पूरा नहीं किया, रिहेबिलिटेशन के वादे को पूरा नहीं किया, ये सब हमारे एजेंडे होंगे। और हम इस एजेंडे पे जिस तरह से सड़क पे लड़ रहे थे उसी तरह से सदन में भी लड़ते हुए नजर आएंगे और हमारी ताकत और बढ़ेगी। और लगातार देश भर के जो तमाम लोगों का जो इसमें आंदोलनकारियों का यहाँ पर आना है, वो जनता को भी एक पैमाने पे इसको समझा रहा है कि नहीं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा निजामाबाद सेट कर रहा है। तो इसी पॉलिटिकल एजेंडे पे मैं जाऊँगा सदन में, और सदन में इसी पॉलिटिकल एजेंडे को स्थापित करना और इसी पॉलिटिकल एजेंडे को जनता के लिए लड़ना ही मेरा एकमात्र मकसद होगा। और क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कुछ रहता कि जो पॉपुलर टाइप की पॉलिटिक्स है, अगर वो रहता तो शायद मैं इन एजेंडों को टच भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो चुनाव का एजेंडा ही नहीं है, पॉलिटिक्स का एजेंडा ही नहीं है। तो अगर वही करना होता तो शायद मैं इन पॉलिटिक्स के एजेंडे को लेकर आता ही नहीं। राजीव, आपका जो डिस्कोर्स है, जो विमर्श है, वो बहुत हद तक बाएं बाजू की तरफ, यानी कि जो लेफ्ट विंग है, उससे मिलता हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही विमर्श है। तो क्या आपको इस विधानसभा से जो लेफ्ट विंग है, जो लेफ्ट पार्टी है, वो उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे झंडे के नीचे लड़िए, या आपने ये सोचा कि क्योंकि एक तरह से डिस्कार्डेड है इस वक्त लेफ्ट, इसलिए आपने उसे चूज़ नहीं किया, या आपने अपने ऊपर उसे लादा नहीं, या वो झंडा आपने नहीं उठाया, आप निर्दल आ गए? ये सवाल था। कई लोगों ने पूछा था कि आप लीन हैं थोड़ा सा, या आपकी विचारधारा, आपकी सोच बाएं बाजू वाली है। बाएं बाजू वालों का मतलब है कि ईमानदार, बाएं बाजू वालों का मतलब है कि वो भेदभाव नहीं करते। वो आपकी समझ है, वो आपकी बोली है। तो क्या आपने बाएं बाजू का सहारा क्यों नहीं लिया? देखिए, एक तो मैं साफ करूं कि मैं एक लेफ्ट पॉलिटिक्स की स्कूलिंग का ही आदमी हूँ जो है। और जो हमारी साम्राज्यवाद या फांसीवाद के खिलाफ जो एक समझ है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है उस धारा से आती है। और ये चीज़ साफ तौर पे मैं लगातार जो हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शोएब साहब हैं, उनसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही है, चाहे वो मुस्लिम केंद्रित राजनीतिक दल है या दलित केंद्रित या लेफ्ट पार्टीज, उनसे बात है। हमने पार्टी के चुनाव इसलिए नहीं किया, हम आज भी बोल रहे हैं कि हम आंदोलनकारियों के प्रत्याशी हैं, और इसलिए चुनाव नहीं किया क्योंकि हमको विभिन्न धाराओं के लोगों का सपोर्ट है।
और इस समय अगर हम इस पॉलिटिकल एजेंडे को जो इसको लोग कहा जाता था कि लेफ्ट पार्टीज का पॉलिटिकल एजेंडा है, आज अगर अडानी अंबानी के खिलाफ कोई नॉर्मल आदमी भी बोले तो लोग बोलते हैं उसको कम्युनिस्ट है। और जो कोई गोडसे की बात करे या सावरकर की बात करे तो लोग उसको बोलते हैं आरएसएस वाला है। बहुत क्लियर वे में ये चीजें हैं। तो उसमें लोगों को इस बात को माने की है, क्योंकि मेरी लेफ्ट स्कूलिंग रही है। लेकिन आज की डेट में हमको इस तरह के जो भी वंचित समाज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका समर्थन है। और मेरा जो इस सीट से एक मजबूत दावेदारी भी बन रही है, और खास तौर पे यूथ में जो है जो सबसे ज़्यादा मेरा, जो आपने भी बात कहा कि यूथ में मेरा एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है, वो इसी वजह से है क्योंकि वो तार्किक रूप से संविधान के को लेकर एक समझ बनी है। और खास तौर पे मैं बात करूं, उसको लोग कहेंगे कि चुनाव में एकेडमिक्स की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन रोहित वेमुला की शहादत के बाद मनुवाद और ब्राह्मणवाद पे जो बहस चली, शायद आज़ाद भारत में उतनी तीखी बहस कभी नहीं हुई, जो सहारनपुर में सबीरपुर कांड के बाद और तीखी हो गई। उसके अलावा जब हमारे देश में नागरिकता आंदोलन शुरू हुआ, CNRC के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, और जो हमारी माताएं बहन जिस तरह से संविधान को लेकर खड़ी हो गई, उस हमने इस बात को देखा है, आज भी गांव में देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेकर जो मुस्लिम और दलित तबके में जो बातचीत है वो इतनी शार्प है, इतनी माने कि तेज है कि वो बातचीत एकदम बहुत क्लियर करती है कि नहीं, संविधान पे एक खतरा है और संविधान को बचाने की लड़ाई होनी चाहिए। आज ये बात मैं सिर्फ पिछड़ों में भी देखता हूँ। आज हमने 2018 में जब हमको लग गया था, जब ये असम में NRC का जो मामला चल रहा था, उस समय मुझे लगा था कि ये कहीं न कहीं ये लोग NRC के नाम पर विभाजन की पूरी पॉलिटिक्स को तैयार करेंगे। और हमने 2018 से जातिगत जनगणना के सवाल को उत्तर प्रदेश में उठाने की शुरुआत किया। और हमने एक नारा भी दिया था कि नारा नेतृत्व नौकरी हमको बचानी होगी है, और जिसकी जमीन, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हो जमीन पर हकदारी। इस सब सवालों को हमने एड्रेस किया। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को देखा कि जिस तरीके से भारत में जो मेन प्रॉब्लम है मनुवाद और ब्राह्मणवाद, और उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है मुसलमान पर, और ये बार बार किया जाता है। अगर हम इस डिस्कोर्स को ले जाएं कि ये जातिगत जनगणना हो, जिसकी जितनी माने हिस्सेदारी हो उतनी उसकी भागीदारी हो, तो शायद ये मजबूती से सवाल हो सके, और इसका जो सांप्रदायिकरण कर दिया जाता है राजनीति का जो NRC NPR से, शायद वो ना हो। लेकिन जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इवन जो यूपी में भी रही हैं या फिर बिहार में भी रही हैं, जिनके पॉलिटिकल एजेंडे में भी अब ये बात आ रही है, उन्होंने उस समय हमारा साथ नहीं दिया। या फिर इवन कहें कि आज योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के CM बने हैं, तो उत्तर प्रदेश के CM बने तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हमने मुकदमे किए, हमने इनके खिलाफ लगातार बोला है, हमने इनको कोर्टों में लेके गए। हमारे साथी परवेज परवाज और उनका कहते हैं जिन्होंने मुकदमा किया था, वो आज आजीवन की कारावास की सजा काट रहे हैं। असद हयात साहब जिंदगी और मौत से फरीदाबाद की जेल में जूझ रहे हैं। शायद पॉलिटिकल पार्टियों ने साथ दिया होता तो वो योगी आदित्यनाथ आज जेल में होते। तो मामला इस बात का साफ तौर पर है कि आज की डेट में ये जो एजेंडा है सांप्रदायिकता, फांसीवाद, ये एजेंडा लोगों को समझ में आ रहा है। और इसलिए समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की समझ जो है भारतीय समाज में व्यापक स्तर पर बढ़ी है। पहले लोग सिर्फ कहते थे कि ये कहते थे आपका कि ये कहीं अंबेडकर की फोटो लग जाती थी, किसी जाति विशेष से जोड़ दिया। लेकिन याद करिए, जब संसद पे मार्ग पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रतियों को जलाया गया, तो उसने हर्ट किया, एक बड़े व्यापक स्तर पर हट किया, और लोगों को इस खतरे को महसूस हुआ कि कहीं न कहीं जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं हमारे हक अधिकार को छीन लिया जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि 2 अप्रैल 2018 का जो पहला भारत बंद था, वो SC/ST एक्ट को जो कमजोर करने का सवाल था तब हुआ, और सबसे व्यापक भारत बंद उसी में हुआ। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेकर जो समझ है संविधान को लेकर वो बढ़ी है। और इसीलिए किसान आंदोलन की भी जो आप शुरुआत देखते हैं वो 26 नवंबर है, वो संविधान दिवस है। तो इसी लिहाज से मुझे लगता है कि ये हमारी लड़ाई अहम बनी हुई है, और इसको युवा तबका खास तौर पर इसको निगाह में डाले हुए है, क्योंकि अगर वो जानता है कि अगर संविधान बचेगा तभी उसके हक अधिकार बचेंगे। राजीव, आखिर में ये सवाल बनता है, आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, साम्राज्यवाद वर्सेस समाजवाद, ये एक डिस्कोर्स है, लेकिन जब तमाम राज्य जो स्टेट है वो पूंजीवाद केंद्रित है एक तरह से, उस पर कोई नहीं बोलता, जबकि
गरीबी इतना फैली हुई है, भुखमरी फैली हुई है, ख़ासतौर से पिछले 3 सालों में जो हालात हैं, ये समाजवाद और साम्राज्यवाद की जो लड़ाई है, जो पूंजीवाद केंद्रित सत्ताएं हैं, ऐसी सत्ताओं से लड़ने के लिए आपको तो वो मास भी तो चाहिए जो खड़ा हो। क्या आपके ऐसे साथी हैं जो आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर खड़े होने वाले हैं, या सिर्फ आपको युवाओं का समर्थन है कि भाई आपने आंदोलन किया, हम आपका साथ दे रहे हैं? जैसे आप लड़ रहे हैं, ऐसे कुछ और भी नाम हैं जो लड़ रहे हैं, या सिर्फ हम राजीव को ही जानते हैं? क्योंकि आप ही के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल भी आ रहे हैं निज़ामाबाद को लेके राजीव यादव की वजह से। देखिए, जो समझ की मामला है, जो पंजाब से जो लहर पूरी शुरू हुई जी जी। और जिसने क्या कहते हैं, आपने देखा जो लोग कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा ही लड़ रहे थे, लेकिन ये आप देखिए कि इतिहास में हमको झांकना पड़ेगा। जब रौलट एक्ट आया, न वकील, न दलील, न अपील, 2 साल तक किसी को भी कैद कर दिया जाए किसी बिना मुकदमे के। उस समय भी जलियांवाला बाग होता है, उस समय भी भगत सिंह पैदा होते हैं, उधम सिंह पैदा होते हैं, उधम सिंह जाके जनरल डायल को गोली मारते हैं। तो वो जो लहर थी, और वो लहर आप पंजाब और हरियाणा से जो निकली थी लहर, और जो पूरी और उसमें और जो नारा लगा था, पहले के लड़े थे गोरों से, अब की लड़ेंगे चोरों से, ये गांव-गांव पहुंच गया है। आज अडानी अंबानी का नाम गांव-गांव लोग जानते हैं कि चोर हैं ये हैं। आज मोदी शाह को लोग साफ तौर पे जानते हैं, और ख़ास तौर पे किसान आंदोलन को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। उसने जो पूंजीवाद की समझ है, और जिस तरह से पहला उनका जो एड्रेस करने का सवाल था, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने अडानी अंबानी का पुतला फुकवाया। उसकी वजह से क्या हुआ कि व्यापक पैमाने पर लोगों को लगा कि यार ये सरकारें तो कठपुतलियाँ हैं, चाहे भाजपा है या कांग्रेस है। असली में तो जो हमलावर है वो अडानी अंबानी है, जो चोर है अडानी अंबानी है। तो ये जो व्यापक समझ है वो जनता की समझ है। आज मैं इलाकों में जाता हूँ, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं से मैं मिलता हूँ, तो एक दिन एक महिला से मुलाकात हुई है, दादी से, तो उन्होंने कहा कि मैं बात रखने लगा अपनी बात और बताने लगा, तो उन्होंने अपनी बात में कहा कि ये तो गवर्नमेंट जो है अब आधा निवाला जो मिल रहा था उसको भी छीन लेना चाहती है। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमको पूरा निवाला भी नहीं मिलता है, हमको आधा निवाला मिलता है इस व्यवस्था में, और उसको भी छीनना चाहती है। और उन्होंने कहा कि बाबू, जो ये तुम बात कर रहे हो, ये तो कंपनी राज की बात कर रहे हो। मतलब वो बहुत बूढ़ी महिला थी, वो आज़ादी के बाद उनकी लगता है उसी दौर की वो थी जिस में कंपनी राज की डिबेट थी। तो मतलब जो कंपनी राज की जो डिबेट थी वो किसान आंदोलन ने व्यापक पैमाने पर माने उठाया। मैं जब इस बात को करता हूँ, जब यहाँ पर जिस बेल्ट में हम लोग बैठे हैं, ये गिरमिटिया मजदूरों की औलादें हैं। हम दरअसल किसान मजदूरों की औलादें हैं। हमने आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिमंडी में हम बोरा ढोते हैं, तब जाकर के हमारे खेत में बीज पड़ता है, पानी पड़ता है, तब कटाई और बुआई होती है। और हमने अरब कंट्रीज़ में जो है समुंदर में सड़कें बनाई है, अपने खून पसीने से हमने इस सड़कों को बनाया। जब हम इस सवाल को एड्रेस करते हुए पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल आंकड़ा है कि 38 लाख मजदूर पूर्वांचल में 31 जिलों में विस्थापित होकर आए हैं, और हमारा कहना है कि कम से कम ये आंकड़ा 1 से सवा करोड़ लोगों का है। आखिर में पूर्वांचल में जो पूर्वांचल विकास परिषद 93 में बना, उसके बाद कई सरकारें आई। हम लोग उन सरकारों ने क्या किया, जब इस बात को हम रखते हैं तो लोगों को समझ में आता है। हम पूछते हैं कि पूर्वांचल विकास आयोग योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में बना, आखिर पूर्वांचल विकास आयोग ने क्या किया। हम पूछते हैं कि जो माइग्रेशन कमीशन बना, हम तो मजदूर का है ना, हम दिल्ली में भी मुंबई में भी भैया कह के पीटे जाते हैं। कभी हमारी सरकारें बस उसको पॉपुलर वे में एड्रेस कर देती हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा का सवाल कभी नहीं बात करते हैं। जब हम इस बात को करते हैं, या फिर इवन हम जो मंडल कमीशन की भी बात करते हैं, हम और मंडल कमीशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो आज हमारी जो खेती है, और मंडल कमीशन इस बात को कहता है कि जो किसानों की जो कृषक जातियाँ और ज़्यादातर पे ओबीसी हैं, और वो कहता है मंडल कमीशन कि जो परंपरागत उद्योग हैं उनके लिहाज से ग्रामीण स्तर पर जो है उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। जब हम इसको एड्रेस करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। जब हम इस बात को कहते हैं कि, और साफ तौर पे हम कह रहे हैं, किसान आंदोलन में हम सब लोग लगे थे, और हम लोगों ने 700 किसानों की शहादत को हमारा सलाम। और हम कह रहे हैं कि आज जो किसान आंदोलन की जीत है, इस जीत के बाद हम जमीन के आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी मैं बिजनेस टुडे के एक आंकड़ा आपको बताऊं कि खैर पूरा वो आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन उस आंकड़े के अनुसार भी अगर देखा जाए तो 22% सबड़ उनका 41% जमीनों पर कब्जा है, 22% हिंदू सबड़।
उनका 41% ज़मीनों पर कब्जा है, 35% ओबीसी, उनका 31% ज़मीनों पर कब्जा है, और दलितों का 11% ज़मीनों पर कब्जा है, और मुसलमानों का 8% ज़मीनों पर कब्जा है। जब हम इस बात को पूछते हैं कि जब आज पब्लिक सेक्टर ख़त्म हो रहा है, प्राइवेट में तब्दील हो रहा है, तो अगर क्या ज़मीन का बंटवारा होगा ना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो लोगों को इस सवाल को मिलता है। और ये बात मंडल कमीशन कहता है, ये तो सवाल यहाँ की उत्तर प्रदेश और की सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति करने वालों पे है कि आखिर में भूमि का बंटवारा पे कभी बात क्यों नहीं हुई। जो है अगर भूमि का बंटवारा होता तो आज इतना बड़ा पलायन हमारे क्या से होता। आज हम मजदूर बन करके आज़ादपुर सब्जी मंडी भिमंडी में घूमते, हमारे पास अपने परंपरागत उद्योग होते। और हम अब सिंपल सोच लीजिए कि अगर आज कोरोना काल के बाद बड़े पैमाने पर मजदूरों और कहते हैं अस्पतालों का सवाल है, हम लोकल स्तर पे हमारे बगल में मिर्जापुर में एक हॉस्पिटल बना हुआ है मायावती गवर्नमेंट के समय का, पूरा नहीं बना है और आज तक वो कभी नहीं बना है। आज ये पूरा इलाका कैंसर से पीड़ित है, आर्सेनिक की वजह से। हम इस इलाके में कैंसर हॉस्पिटल तक की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल में बड़े पैमाने पे जो तमाम जो उद्योग धंधे हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, चाहे पंधा में वो सूत मिल हो, कॉटन मिल हो, चाहे तमाम इस तरह के जो उद्योग धंधे हैं। तो जब हम उनकी बात करते हैं कि लोग को लगता है कि ये एजेंडा है, और साफ तौर पर हमारा एजेंडा है सुरक्षा, किसान, नौजवान, मजदूर। और सुरक्षा का एजेंडा लोगों का हर आदमी का एजेंडा है, और किसान का एजेंडा, मजदूर का और नौजवान का एजेंडा आप देख ही सकते हैं। और नौजवानों का स्थिति ये है कि आज जो माने कि छात्र इलाहाबाद से लेकर पटना तक पिट रहे हैं, और अभी स्थिति ये है कि जब ये खास तौर पे मैं पिछले दिनों 59,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ और उसमें आरक्षण का घोटाला हो गया। जब हम इस बात को कहते हैं कि आज तो स्थिति ये है कि जब नारा न बचा, न नेतृत्व बचा और न नौकरी बची, तो लोगों को ये सवाल एड्रेस करता है। देखिए, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर ये पिछले लगभग 1-1.5 दशक से जो तमाम दमन उत्पीड़न का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। आज यहाँ आतंकवाद के नाम पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर 30 से अधिक लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, और इनकाउंटर के नाम पर यहाँ बड़े पैमाने पर दलित, ओबीसी, मुस्लिम्स को निशाना बनाया गया है, या फिर यहाँ पर एनएसए का इस्तेमाल किया गया है, या यहाँ पर काउ स्लॉटरिंग के नाम पर लोगों के पैरों में गोलियां मारी गई हैं। तो जिन एजेंडों की हम बात करते हैं वो एजेंडे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। हम जो वंचित समाज का एजेंडा है उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारे एजेंडे पे बात हो रही है। और हम एजेंडे पे बात ही नहीं करते हैं, हम काम करके आए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के नाम पे 17 बेगुनाहों को निर्दोष उनको जिलों से छुड़ाने में हमारी एक मजबूत लड़ाई रही है। हमने इनकाउंटर के नाम पर जो किलिंग हुई उनके खिलाफ पुलिस के खिलाफ से लेकर हम कानूनी लड़ाई में भी हैं। हमने लगातार जो सवाल जो दलित उत्पीड़न का रहा है या फिर महिला उत्पीड़न का रहा है, उन सवालों को जो हमने एड्रेस किया है। जब हम हाथरस की बेटी की बात करते हैं तो एड्रेस करता है, उसको ये नहीं होता है कि ये किस समाज से आया है, ये हमारी बात कह रहा है। तो मतलब कि मैं जब बात करता हूँ तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उस एजेंडे पे बात नहीं करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है इस निजामाबाद विधानसभा की। और जो बात है कि यहाँ पर जो आलम बदी साहब का हम सम्मान करते हैं, और आलम बदी साहब बहुत पुराने यहाँ पर नेता हैं, लेकिन आज के दौर का जो सवाल है, अगर चूँकि मामला है कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वही तमाम सवालों से पीछे हट रही है। आज तो मुसलमान को कहा जा रहा है कि आप 12 बजे के पहले वोट न देने जाइएगा, नहीं तो पोलराइजेशन हो जाएगा, दाढ़ी टोपी देख करके, हिजाब बुर्का देख करके, हैं। और कल की डेट में तो कह दिया जाए, ये सेकुलर पॉलिटिक्स के लोग ये नैरेटिव बनाते हैं। और क्या कहते हैं, और कुछ दिन में कह दिया जाएगा मुसलमानों को आप वोट ही न देने जाइए क्योंकि हिंदू पोलराइज हो जाता है। तो हम निश्चित रूप से वंचित समाज का, चाहे मुस्लिम इशूज़ को, चाहे दलित इशूज़ को, चाहे पिछड़ों के, चाहे महिलाओं के इशूज़ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम उनके सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, उनके सवालों पर जो है नीतिगत आधार पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को हमारी जो पहुँच है, हमारी जो आवाज़ है, लोगों को वो उसके साथ लोग खड़े हो रहे हैं। और हमने जो काम करके आए हैं उसको भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि जिसको जो है लोगों ने नहीं किया, देखा है कि हम ये वादा किए हैं, हम इसको कभी हम नहीं पूरा कर पाएंगे। जब कामरान का इनकाउंटर हुआ, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चुनाव के समय में आमतौर पे होता है, पूरे इलाके में होता है कि मैं भी इस इलाके में रहता हूँ और मैं भी जाता हूँ, कहीं पर भी कोई मौत हो जाती है गांव में, तो लोग उसका दुआर करने चले जाते हैं।
चढ़ जाते हैं। तो कामरान का भी तो इनकाउंटर हुआ था, तो कौन सा नेता उसका द्वार करने गया? सिर्फ आप कह दिए कि मुख्तार अंसारी का शूटर था, इसके नाम पर आप उसके सवाल को नहीं उठाएंगे। और हम क्या कहते हैं, हम तमाम स्तर पे जो इनकाउंटर के सवाल हैं उसको एड्रेस किए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि इस समय सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो सुरक्षा का है, वो फसलों की भी सुरक्षा का सवाल है और नस्लों की सुरक्षा का सवाल है। और हमारे संकल्प पत्र में हमारा पहला एजेंडा है कि हम खेती को जो आवारा पशु हैं उनसे बचाने की व्यवस्था का प्रबंध करेंगे। और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इसको खुलकर नहीं बोल रही हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस पर बोलेंगे तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जबकि आज किसानों का जब आप उसकी बात कर दें कि आवारा पशु किस तरह से उसके फसलों को खा रहे हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन इन सवालों को भी नहीं बात कर रहे। तो हम मूलभूत सवालों को लेकर हम इस चुनावी मैदान में हैं। आप इस परिवेश में आते हैं, इस जाति के परिवेश में, जहाँ पर कि आप भी राजीव यादव हैं, पर्चों पे नाम देखे जाते हैं, लेकिन आपको क्या उस समाज से भी समर्थन मिल रहा है जिस समाज से उस नेता को समर्थन मिलता रहा है? जैसे दलित समाज को दलित समाज से मिलता रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए तो आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। इसमें कोई कहने में कवाहत नहीं है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग रिहा हुए, जो लोग आज राहत की सांस ले रहे हैं, उसमें आपका बड़ा योगदान है, बड़ी लड़ाई है। लेकिन जो बाकी समाज है, जो दलित समाज है, या हम ओबीसी की बात करें, यादव की बात करें, वो समाज आपको कैसे देखता है? देखिए, जो ओबीसी समाज की बात कह रहे हैं, मैंने 2018 में ही जातिगत जनगणना के सवाल को लेकर हमने बुकलेट लगाया, निकाला पर्चा, और हमने खासतौर पे ज़मीनों के सवाल को एड्रेस किया। क्योंकि ये इलाका जो है कृषक जातियों का इलाका है, और जो ओबीसी की जातियां हैं सब कृषक जातियां हैं। और जब हम जातिगत जनगणना के सवाल के लेकर बात करते हैं तो एक लॉजिकल जो ओबीसी है वो जात के कहीं चश्मे से बाहर जा कर के वो उसके बाहर देखता है और अपने हक हकूक़ इंसाफ के लिए खड़ा होता है। हमने जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है और वो जो जाति के खात्मे की बात करता है, हम उसके डिस्कोर्स के चीज़ों को देखते हैं। और जब हम लोगों के बीच में इस बात को रखते हैं कि आज नारा नेतृत्व और नौकरी, हमारा नहीं बचा। आज सामाजिक न्याय का जो नारा है उसको लगाने से लोग हिचकते हैं। और क्या कहते हैं, नेतृत्व की स्थिति ये है कि नेतृत्व लगातार जो है किसी एजेंडे पे हमारे बात नहीं करता है। और नौकरी जो आज स्थिति ये हो गई है कि आरक्षण में घोटाला हो गया है और 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला इसका महत्वपूर्ण है। तो लोगों को ये सवाल एड्रेस करता है। और जिस मैं कहते हैं जात से आता हूँ, जिस ओबीसी समाज से आता हूँ, उसको ये सवाल एड्रेस करता है। और जब हम इस बात को बात करते हैं कि इस प्रदेश में या क्या कहते हैं 27% ओबीसी को मात्र आरक्षण मिला है, और जबकि हमारी संख्या 52% 1931 की जनगणना में है, और जबकि ओबीसी समाज इसके बाद भी बहुत सारे ओबीसी में बहुत सारी जातियां आई हैं, तो आखिर में ये जो क्या कहते हैं जातिगत जनगणना है ये क्यों नहीं की जाती है और इसको पूरा आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? और ख़ास तौर पर हमने जब सवर्ण आरक्षण 10% आया, उसके खिलाफ हमने 22 जिलों में पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर हमने विरोध किया जो है। और हमने इस बात को रखा कि आप कह रहे हो कि ओबीसी में कोटा, तो सवर्णों में कोटा की बात करिए। जब 13 पॉइंट रोस्टर का सवाल आया, जब उस पर भी जो भारत बंद हुआ, उसमें हमने व्यापक पैमाने पर एड्रेस किया। तो मतलब जो जिस तरह से संवैधानिक दृष्टिकोण से जो हम दलितों और मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं, वो एकदम ओबीसी से भी उसी तरह से हमने उसको एड्रेस किया है, और वो हमारे साथ खड़ा है। और इसका आधार आप ये देख सकते हैं कि विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं जातिगत जनगणना के सवाल पे, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर के सवाल पे, चाहे क्या कहते हैं ये शिक्षक भर्ती घोटाले वाले सवाल पे, उन तमाम आंदोलनों के नेता, उन तमाम आंदोलनों के समर्थक भी हमारे जिस तरह से सिया आंदोलन के या फिर किसान आंदोलन की या दलित आंदोलन के नेता आ रहे हैं, उसी तरह से वो नेता भी हमारे चुनावी अभियान में आ रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी जो इस चुनावी अभियान की सबसे मजबूत चीज़ है कि जो आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोष जो लोग छूटे हैं, या इनकाउंटर में लोग जो मारे गए हैं, या इनकाउंटर में लोग पकड़े गए, उनके परिवार, वो लोग जो बेगुनाह छूटे हैं, वो लोग हमारे चुनावी अभियान में आ रहे हैं। तो वो जब बताते हैं अपनी बातों को जो है, तो वो लोगों को जोड़ती है। राजीव, आप युवा हैं और शायद भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को
जिस दौर से भारत गुज़र रहा है, युवाओं की और आप जैसे बोध की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।